हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंपनी अकाउंट्स की केस बेस्ड स्टडी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे और आपने मुझे कहा कि सर आप हमें केस बेस्ड स्टडी पे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराइए। तो आज बच्चों, जो मैं सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ वो एक किताब है मार्केट के अंदर बेटा, जिसका नाम है टारगेट टर्म 1 2021। ये देख लीजिए, इसका अमेजोन पे भी लिंक मिल जाएगा। और ये डॉक्टर विनोद कुमार की किताब लिखी हुई है और वाकई में ये किताब अल्टीमेट अकाउंटेंसी वाकई में अल्टीमेट है। इसमें जो आज मैं आपको सवाल कराने जाना हूँ वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इस सवाल की प्रैक्टिस करें। और आपको अगर ये किताब लेनी है तो आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको स्क्रीन पे भी सवाल दिखा रहा हूँ, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सवाल मिलेगा। अगर आप किताब को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अब स्क्रीन पर जो आपका सवाल आएगा वो कंपनी अकाउंट्स का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा। और मैंने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था और आपने सभी ने इसकी जो इमेज बनाई थी वो सभी ने गलत बनाई थी। आज मैं आपको इसकी इमेज भी बनाना सिखाऊंगा इस सवाल की, क्योंकि नॉर्मली आप सवाल को ढंग से अच्छे से पढ़ते नहीं हो, आपको आता आता सवाल आपका गलत हो जाता है क्योंकि आप सवाल को पढ़ने में ही लापरवाही बरतते हो। तो चलिए आज हम करते हैं कंपनी अकाउंट्स का ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो कि बुक अल्टीमेट अकाउंटेंसी से मैंने पिक किया है। तो चलिए आइए स्क्रीन पर। ये देखिए, मैंने लिखा भी है केस बेस्ड स्टडी विशेष टारगेट अल्टीमेट अकाउंटेंसी की बुक है। आप बच्चों एक काम करिए, आप पहले इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। आई थिंक आपने बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों देखिए, अब मैं सवाल को स्टार्टिंग से रीड करता हूँ और जैसे जैसे सवाल मुझे बोलता जाएगा मैं वैसे वैसे करता चला जाऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि हम जो प्रोराटा का सवाल करते हैं वो टेबल बना के करते हैं। आप लोगों ने भी सवाल किया होगा, अपने स्कूल के टीचर के तरीके से भी किया होगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से आंसर निकाल रहे हैं। आज की डेट में जो आपका पेपर होना है वो OMR शीट पे होना है, तो वहाँ कम से कम ना तो अब जर्नल बनानी है ना लेजर बनाना है, आपको सिर्फ आंसर को OMR शीट में फिलअप करना है। इसका मतलब आपको जो आपके वर्किंग नोट का काम होता है वही मेन आपका आंसर होता है। यहाँ प्रेजेंटेशन तो कम से कम अब मायने नहीं रखती है OMR शीट के अंदर। तो चलिए अब इस सवाल को रीड करते हैं और मैं आपको इसके की पॉइंट बताऊंगा कि आप लोगों की गलती कहाँ होती है। चलिए, मैंने यहाँ से सवाल को शुरू किया। मैंने सवाल को शुरू किया, एक बार आप रीड कर लीजिए और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसकी पिक्चर क्या बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने पिक्चर क्या बनाई है। फिर मैं पिक्चर बनाऊंगा, देखूंगा हमारी इमेज जो है वो वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए, एक बच्चे ने मुझे इमेज दी कि सर 10+2 का शेयर है। एक बच्चे ने मुझे इमेज बनाई कि सर 10+2 का शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे है। उसने बोला 1+2 और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल के 3 3 6 2 8 और फाइनल कॉल के 4 रुपये हैं जो मैंने अभी नहीं मंगाई। एक और बच्चे की मेरे पास इमेज देख रहा हूं मैं क्लास के अंदर। हाँ बेटा, आपने क्या बनाया? उसने भी यही इमेज बनाई। तो देखो बेटा, ये इमेज है गलत, ये इमेज है गलत। सर क्यों गलत है? आप सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। देखिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? अलोंग विद प्रीमियम। अलोंग विद प्रीमियम का बेटा मतलब जो होता है वो इंक्लूडिंग नहीं होता है।
वो मर्ज नहीं होता है। जैसे हम साथ साथ हैं, आप मेरे साथ खड़े हो, आप मुझ में नहीं हो, हम दोनों अलग खड़े हैं। अलोंग का मतलब मर्ज नहीं होता, इंक्लूडिंग नहीं होता। तो बेटा ये जो वर्ड है अलोंग विद, इसका मतलब 3 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट है, इसके साथ प्रीमियम लेना है, इसके साथ मुझे प्रीमियम लेना है। तो आप ये बताइए, ये इमेज मेरी पूरी की पूरी गलत हो गई कि नहीं हो गई? और अगर ये इमेज गलत हो गई तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा सवाल गलत होना शुरू हो जाएगा। आपकी सिर्फ एक एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री या ड्यू की एंट्री ठीक होगी, बाकी उससे आगे वाली एंट्रियां, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री गलत हो जाएगी। फिर फर्स्ट कॉल की ठीक होगी, तो मतलब आपका पार्टली क्वेश्चन ठीक होगा, पार्टली गलत हो जाएगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो इसकी इमेज क्या बनेगी? देखिए मैं इसकी इमेज बनाता हूं। इमेज बनेगी इसकी 10+2, इमेज बनेगी इसकी, इमेज बनेगी 10+2। 3 रुपए एप्लीकेशन पे आप कॉपी कर लीजिए मेरे साथ, 3+2 और 2 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल थी, और सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 3 6 2 8 10, 2 रुपए की जो फाइनल कॉल है ये आपने मंगाई ही नहीं है। और आपको देखो 1 मार्कर का सवाल भी इसमें आता है कि रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है। रिजर्व कैपिटल बेटा अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाती है, और ये लेंडर की सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो ये तो पैसा मंगाया है नहीं। तो देखिए ये इमेज बनेगी, आप इसे नोट करिए, फिर हम सवाल को करना शुरू करेंगे। चलिए आपने ये इमेज भी नोट कर ली, अब चलेंगे हम सवाल को रीड करेंगे। हमें बोला गया कंपनी ने इशू कितने करे, 20,000 इक्विटी शेयर्स, और हमें एप्लीकेशन कितनी मिली? हमें एप्लीकेशन मिली, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं अगर आता है तो। यहां से चलते हैं, हम कैटेगरी बी तक ले लेते हैं। हमने शेयर कितने इशू किए हैं? 20,000 शेयर इशू किए हैं हमने, 20,000, और हमें एप्लीकेशन मिली है 30,000 शेयर्स की। यानी कि ओवरसब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ओवरसब्सक्रिप्शन के केस में मैं अपनी प्रोराटा की टेबल बनाता हूं, मैं प्रोराटा से सवाल करता हूं। तो चलिए आप सवाल को रीड करिए, आप भी मेरे साथ करिए और मैं भी आपके साथ करता हूं, ताकि दोनों की कैलकुलेशन एक दूसरे से चेक हो पाए। तो चलिए आप देखिए, आपको सवाल को पढ़ना है। देखिए मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं। आपके स्क्रीन पे बेटा सवाल आ गया, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा भी कर देता हूं। आपने सवाल का वैसे स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो आप ये देखिए। अब मैं अपना सवाल को शुरू करता हूं बेटा। ये देखिए मेरी इमेज क्या बनी थी, पहले मैं इमेज को डिस्कस कर लेता हूं दोबारा से। 10+2 का शेयर है, हाँ जी सर है, और मेरे पास तो बुक भी है, मैं बुक में से भी पढ़ सकता हूं। आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए 3 रुपए एप्लीकेशन पे थे, 3+2 अलॉटमेंट पे थे, 2 रुपए पर शेयर फर्स्ट कॉल के थे, और 2 रुपए जो मैंने अभी तक मंगाई ही नहीं है, ये लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाऊंगा। अब आपको यहाँ पर अ कंपनी पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन, द सेकंड एंड फाइनल कॉल विल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इट विल कंसीडर एज रिजर्व कैपिटल। देखिए आपको रिजर्व कैपिटल भी यहाँ पर रिवाइज हो गई। अब देखिए मैं टेबल बनाता हूँ। मैंने टेबल बनाई, मुझे टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली? टोटल एप्लीकेशन मैं बेटा टेबल से बनाता हूँ, आप दूसरे तरीके से करा होगा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। टोटल शेयर अलॉटेड, टोटल शेयर अलॉटेड। मेरा मानना ये है बेटा टेबल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट आपका पूरे सवाल का जो फ्रेम है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा। मुझे 30,000 और एप्लीकेशन मिली, मुझे 20,000 शेयर अलॉट करने हैं। उन्होंने बोला कि कैटेगरी ए में क्या क्या थे?
15,000, कैटेगरी बी के 10,000 और कैटेगरी सी के आपके 5,000। इनको मैं शेयर कैसे कैसे अलॉट कर रहा हूँ आप ये देखिए। सवाल ने बोला 10,000 वालों को मैंने 12,500 दिया, 10,000 वालों को मैंने 5,500 शेयर्स दिए और 5,000 वालों को मैंने 2,000 दे दिए। देखिए ये निपटारा हो गया मेरा, ये निपटारा हो गया कि 30,000 शेयर्स को मैंने 20,000 शेयर अलॉट कर दिए। अब जो मैं टेबल बना रहा हूँ, जिस जिस सीक्वेंस में मेरी जनरल एंट्री बन रही है मैं उसी सीक्वेंस में अपनी टेबल बनाता हूँ। तो पहली जनरल एंट्री क्या बनती है सर? सर पहली जनरल एंट्री बनती है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 15,000 इंटू 3। सर कैसे? 15,000 इंटू 3 45,000, 10,000 इंटू 3 30,000 और 5,000 इंटू 3 15,000। फिर मैं क्या करूँगा? अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। क्योंकि देखिए सर आप कहोगे कि सर आप टेबल क्यों बना रहे हो, पूरा सवाल क्यों कर रहे हो? आपने सवाल को पढ़ा कि मुझे कैपिटल रिजर्व भी निकालना है, तो कैपिटल रिजर्व मेरी सबसे लास्ट वाली एंट्री होती है। तो सबसे लास्ट वाली एंट्री के लिए मुझे सवाल वर्किंग नोट में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ मैं जनरल एंट्री की प्रेजेंटेशन से बच गया, अदरवाइज मैं और किसी काम से बच नहीं पाया। मुझे वर्किंग नोट तो पूरा करना ही करना पड़ेगा। तो मैं अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन करता हूँ। कितना आ गया अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन? सर ये आ गया 37,500, 37,500, ये आ गया 16,500, ये आ गया आपका 6,000। फिर मैं यहाँ पर अलग कॉलम बनाऊंगा, मैं इसका लिखता हूँ नाम एक्सेस, ये वाला कलर नहीं आ रहा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया? 45,000 में से मैं 37,500 माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा 7,500। 30 में से ये गया तो ये आ गया 13,500 और ये आ गया मेरा 9,000। अभी मैं आगे चलता हूँ। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई। अब देखिए सवाल में एक्सेस एप्लीकेशन मनी के बारे में क्या लिखा है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट। सवाल में एग्जामिनर ने साफ बोला है कि जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। अगर ये सवाल में नहीं भी लिखा होता तब भी मैं अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करता, अनलेस अनटिल कि जब तक मुझे रिफंड के बारे में नहीं लिखा होगा तब तक मैं रिफंड नहीं करूँगा, मैं आगे वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मैंने अलॉटमेंट पे ड्यू कितना लेना है मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ कि मैं SPR के साथ दे रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 62,500। ये आ गया 25 27,500 और ये आ जाएगा मेरा 10,000 रुपये। अब मैं अगला कॉलम बनाऊंगा अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कितना पैसा मेरा एप्लीकेशन का पैसा जो है वो एडजस्ट हो गया, कितना पैसा एप्लीकेशन का एक्सेस था जो मेरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। ये देखिए 60 to 500 के सामने 7,500 एडजस्ट हो गए, इधर 13,500 एडजस्ट हो गए, उधर 9,000 एडजस्ट हो गए। जहाँ मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा वहाँ मेरी टेबल बंद हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ पर इनके सबके टोटल कर लेता हूँ, यहाँ पर सबके मैं टोटल कर लेता हूँ। बेटा हो सकता है कि मेरा करने का तरीका कुछ डिफरेंट हो, आपने कुछ डिफरेंट तरीके से कर रखा हो। इधर देख लीजिए, ये आ गया आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 90, ये आ गया 60, ये आ गया 30, ये आ गया 1 लाख और ये आ गया 30। अब देखिए इस एंट्री को करने के, टेबल को करने के बाद एक बार आप टेबल नोट कर लीजिए आप,
और टेबल को देखिए। जहां आपको टेबल नहीं समझ आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि सर टेबल में ये वाला कॉलम मुझे नहीं समझ में आया। चलूं बच्चों, आगे चलूं मैं? हाँ सर आगे चलिए आप। अब आप देखिए, आपको ये मेरा सॉल्यूशन हुआ, ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। मुझे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर, मैंने पढ़ लिया। मिस्टर वाइट कैटेगरी ए हु अप्लाइड द 300 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। मिस्टर वाइट के जो शेयर थे वो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए। मिस्टर ब्लैक कैटेगरी सी हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अब आप ये देखिए, आप ये देखिए, मैं आपको सवाल दोबारा दिखाता हूं बेटा। सबसे पहले पहले कॉलम का तो आंसर मेरे पास आ जाएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। आपका कितना पैसा एप्लीकेशन मनी पे एडजस्ट हुआ? तो आप ये टेबल देखिए बेटा, आप ये टेबल देखिए, आपका ये आंसर देखिए मिल गया आपको। आंसर नंबर 1 में आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी, आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ? 30,000 हुआ। और आपने ऑप्शन में देखा, आपके पास ऑप्शन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो थी वो आपका आंसर था ए। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 30,000 रुपीज़। देखिए मैं आपको एक बार फिर आपको सवाल भी दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, आपसे ये देखिए, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया था। यहां तक मेरा सवाल अब खत्म हो गया है। अब आप इस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लीजिए। ये रीड कर लिया। अब देखिए आप अपने क्वेश्चंस पे आ जाइए, जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो बताइए, ये मैंने यहाँ पर मैंने अपना आंसर लिख दिया था, डेट इज ए आंसर था मेरा। और मैंने इसका वर्किंग नोट भी आपको दिखा दिया। ये देखो बेटा वर्किंग नोट। अब चलिए अब मैं आपको आगे क्या कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी में आपसे क्या पूछा है? टोटल अमाउंट नोट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय मिस्टर वाइट। मिस्टर वाइट ने अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया, यानी कि ये पूछना चाहता है कि मिस्टर वाइट का कॉल्स इन एरियर कितना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि वो क्या पूछना चाहता है? वो पूछना चाहता है कॉल्स इन एरियर। वो क्या पूछना चाहता है आपसे? वो मिस्टर वाइट का कॉल्स इन एरियर पूछना चाहता है। तो आप ये देखिए, मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसको, मैं इस टेबल को यहाँ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा, वर्किंग नोट बनाया मैंने, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। और मुझे किसका बताना है? मुझे बताना है मिस्टर वाइट का, मुझे बताना है मिस्टर वाइट का। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मेरा ये कॉल सिनेरियो निकालने का एक डिफरेंट तरीका होता है। मेरा जो कैटेगरी मिस्टर वाइट जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? वो कैटेगरी ए से बिलोंग कर रहा है, वो कैटेगरी ए से बिलोंग कर रहा है। तो मैं अमाउंट कैसे निकालता हूँ? अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था? 62,500 माइनस उसका कितना एडजस्ट हो गया? 7,500 डिवाइड बाय उस कैटेगरी के नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने थे? 12,500 इनटू यहाँ पर मेरे फार्मूले में मुझे क्या चाहिए? अलॉटेड चाहिए, अलॉटेड टू वाइट। बट इन दिस क्वेश्चन मुझे यहाँ पर अप्लाइड गिवन है, मुझे यहाँ पर अप्लाइड गिवन है। तो पहले मैं अप्लाइड और अलॉटेड रेशो से अलॉटेड रेशो निकाल लूँगा। जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ शेयर अलॉटेड टू वाइट। मैंने यहाँ निकाल लिया शेयर अलॉटेड टू वाइट। इनकी रेशो थी मेरी 5/6 इंटू 5/6 इंटू कितने शेयर थे? 300 शेयर थे। तो कितने शेयर्स आ गए?
250 शेयर्स आ गए बेटा। तो यहाँ पर मैंने 250 से मल्टीप्लाई कर लिया। आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा ₹1100। आपका कॉल सिनेरियो कितना था? ₹1100। आप इसे भी नोट करिए। और आपका ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड में ए बी सी, आपके अंदर 1100 रुपये का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी का, सॉरी, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ₹1100। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आ जाइए तीसरा वो क्या कह रहा है? टोटल अमाउंट नोट पेड बाय मिस्टर ब्लैक। मिस्टर ब्लैक ने आपको कितने पैसे नहीं दिए, और आपको पता है जो मिस्टर ब्लैक है उसने आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। तो अमाउंट नोट पेड, सॉरी, जो मेरे को सवाल निकालना है, टोटल अमाउंट नोट पेड अलॉटमेंट का पैसा निकालना है। यानी कि जैसे भी मैंने वाइट का पैसा निकाला, इस तरह मुझे ब्लैक का पैसा निकालना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि हमें कॉल सिनेरियो निकालना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो फिर मैं अपनी टेबल पे चलता हूँ। मैं अपनी टेबल पे गया। यहाँ पर जो मिस्टर ब्लैक है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? सर वो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सी कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहे हैं। वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए मैं अब यहाँ पर सी का निकाल रहा हूँ, मुझे सी का ही मेरे को चाहिए। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ओहो, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, किसका? मिस्टर ब्लैक। तो वही तरीका वही रहेगा, 10,000 माइनस 9,000 डिवाइड बाय 2,000। यहाँ पर फिर मेरे को, यहाँ पर बेटा इन सवालों के अंदर सिर्फ अप्लाइड अलॉटेड का खेल होता है। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 500 शेयर अप्लाइड, और मेरी जो रेशो थी वो क्या थी? 5:2 की रेशो थी। यानी कि जिन्होंने 5 शेयर अप्लाई करे उनको मैंने 2 शेयर दिए। इसका मतलब जिन्होंने 500 शेयर अप्लाई किए होंगे उनको मैंने 200 शेयर दिए होंगे। तो यहाँ पर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 1,000, तो ये आपका रुपीज़ आ गया 100। ये आपका आंसर आ गया ₹100। तो आप 100 चेक करेंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, आपने 100 चेक किया, 100 जो आया वो आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए है। आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, ₹100, ₹100। अब आप आगे चलेंगे, आगे लिखा है अमाउंट अलॉटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। अलॉटमेंट पे टोटल कंपनी को कितना पैसा मिला। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, आपको टोटल 1,00,000 रुपये आना चाहिए था। 30,000 आपके एडजस्ट हो चुके थे, हाँ जी हो गए थे सर। फिर मिस्टर ब्लैक ने पैसे नहीं दिए, मिस्टर वाइट ने पैसे नहीं दिए। अगर आप उसे माइनस कर देंगे तो आपको अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो चलिए हम फिर अपनी स्क्रीन की भी चलते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं फिर निकाल रहा हूँ मेरे जो लास्ट के, सेकंड लास्ट के 2 कॉलम है वो किसके थे। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मुझे कितना पैसा आना चाहिए था सर? मुझे 1,00,000 रुपये आना चाहिए था। 30,000 रुपये मेरे एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए थे। यहाँ पर 1,100 रुपये मुझे किसने नहीं दिए थे? सर मिस्टर वाइट ने नहीं दिए थे। और माइनस 100 रुपये मुझे किसने नहीं दिए थे? ये मिस्टर ब्लैक ने नहीं दिए थे। तो बताइए यही अमाउंट आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आएगा 70 में से अगर हमारे 1,200 चले गए तो देखिए आपका आंसर आएगा ₹68,800। आप आंसर चेक करिए कि क्या 6800 आपकी ऑप्शंस के अंदर है? हाँ सर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आई मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार चेक कर लीजिए आप।
चलिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ₹68,800। देखिए आपका ये भी आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ 250 शेयर, अंडरलाइन द वर्ड 250। अब आपको यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि शेयर किसके थे, ब्लैक के थे या वाइट के थे। बच्चों जैसा कि आपने पता है, आपने निकाल रखा है कि आप ये बताओ कि आपने 250 शेयर किसे अलॉट किए थे। 250 शेयर किसे अलॉट किए थे? सर 250 शेयर तो मैंने देखा कि मैंने मिस्टर वाइट को शेयर अलॉट किए थे। 250 शेयर मैंने मिस्टर वाइट को अलॉट किए थे। तो यानी कि यहाँ पर जो फॉरफिट हुए हैं वो वाइट के शेयर फॉरफिट हुए हैं। फिर दूसरी बात, यहाँ पे मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का केस है, एसपीआर का केस है, तो फॉरफिचर के टाइम पे एसपीआर डेबिट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एसपीआर का पैसा मुझे मिला या नहीं मिला। हाँ सर ये भी बात है। तो यहाँ पर मिस्टर वाइट ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, यहाँ मिस्टर वाइट ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और अलॉटमेंट के साथ एसपीआर था, इसका मतलब आपको एसपीआर का पैसा नहीं मिला, तो आपको एसपीआर डेबिट करना पड़ेगा। बट हमें सवाल में क्या निकालना है? हमें सवाल में ये बताना है कि हमने अमाउंट कितना फॉरफिट किया है, यानी कि शेयर फॉरफिट में क्रेडिट कितना हुआ है। और शेयर फॉरफिट में क्रेडिट कब होता है? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो देखिए मैं इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालता हूँ। मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपनी पिक्चर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसकी पिक्चर बना रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 की मैं पिक्चर बना रहा हूँ। देखिए 10 + 2 आप ऐसे बना लीजिए, 2 3 प्लस, सॉरी ये भी 3 का था, 3 3 + 2 2, 3 3 6 2 8 10, और ये तो मैंने मंगाया नहीं। आपसे कौन सा सवाल, आपसे ये आप एंट्री बना लीजिए यहाँ पर, शेयर कैपिटल, एसपीआर, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन एरियर। आपसे बच्चों जो सवाल के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये अमाउंट पूछा गया है कि ये अमाउंट कैसे आएगा। ये अमाउंट आपको कितना आया? तो शेयर फॉरफिट में वो पैसा आता है जो आपको रिसीव हो गया होता है। मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से निकालता हूँ, आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। आप ये देखिए यहाँ पर कॉल्ड अप कितना हो गया, 250 इंटू आपका कॉल्ड अप हो गया, कॉल्ड अप हो गया 3 3 6 2 8 2 10, सॉरी 3 3 6 2 8, 8 में से 2 एसपीआर के गए, 6 एसपीआर में आ गया 2। आपने सिर्फ इतना निकालना है। तो आप ये देखिए ये कितना आ गया, 1500 रुपये। ये कितना आ गया, 250 इंटू 2, 500 रुपये। जैसे मैं यहाँ ये 500 रुपये लिखूँगा, जैसे ही मैं यहाँ 500 रुपये लिखूँगा मेरा हाथ रुक जाना चाहिए, मेरा हाथ रुक जाना चाहिए। सर क्यों रुक जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जब भी मेरा प्रीमियम का केस होगा, जिसे मैं एक्सेप्शनल केस बोलता हूँ, मैं इसका अमाउंट कॉल्स इन एरियर के साथ कंपेयर करूँगा। यहाँ पर अपना पैसा मैं कॉल्स इन एरियर के साथ कंपेयर करूँगा। क्यों करूँगा? आप ये देखिए, आपका कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना था? आपका जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आया था वो यहाँ पर 1100 आया था, यहाँ पर 1100 रुपये आया था, यहाँ पर 1100 रुपये आया था। और ये खाली 1100 किसका था? खाली अलॉटमेंट का था। ये 1100 किसका था? खाली अलॉटमेंट का था, क्योंकि उसके अलॉटमेंट के बाद तो आपके जो शेयर थे वो जब्त कर लिए गए थे। तो जो आपका 1100, और आप ये देखिए जो एसपीआर ड्यू था वो कितना था? 500 था। यहाँ पर एसपीआर ड्यू कितना? 500 था। तो नॉर्मल केस में जितने भी अभी तक आपने सवाल किए, इसको मैं एक्सेप्शनल केस बोलता हूँ। नॉर्मल केस में जब आपका सवाल आता है तो जो आपका एसपीआर ड्यू होता है, एसपीआर ड्यू, या तो एसपीआर ड्यू जो होगा, यानी कि एसपीआर जो ड्यू होगा नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में क्या होगा? कॉल्स इन एरियर के या तो बराबर होगा, या मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं कि जो ये आपका एसपीआर ड्यू होगा और जो कॉल्स इन एरियर आएगा, मैं दोबारा से दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। यानी कि आपका जो नॉर्मल कॉल्स इन एरियर होगा, जो आपका कॉल्स इन एरियर होगा, मैं दोबारा बोलता हूं, जो कॉल्स इन एरियर होगा यानी कि 1100, ये एसपीआर ड्यू के या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ये एसपीआर ड्यू से या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा, तब उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि आपका अलॉटमेंट पे 1100 रुपये बाकी है और एसपीआर 500 रुपये कैंसिल हो रहा है, जो प्रीमियम नहीं मिलता वही कैंसिल होता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकलेगी कि अगर आपके 1100 रुपये अलॉटमेंट पे बकाया थे, अगर आपके अलॉटमेंट पे 1100 रुपये बकाया था, तो इसमें जो 500 रुपये थे वो एसपीआर के थे, और जो 600 रुपये का जो पोर्शन था वो किसका था? कैपिटल का था। तो आपका ये 1100 रुपये आएगा।
तो 1100 तो नॉर्मल केस में या तो आपका कॉल्स इन एरियर एसपीआर ड्यू के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। अगर ये कहीं कम हो जाता है तो क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आप ये देखिए, अब आपने क्या करा, ये 1100 लिखा, यहाँ पे मेरा हाथ रुक गया, हाँ सर रुक गया, और मेरा ये सही तरीके से चल रहा है। ये अमाउंट हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये अमाउंट हमेशा या तो इससे बराबर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल लूँगा। अब मैं यहाँ से अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल लूँगा। डैट इज़ 2000 में से 1100 गए, ये मेरा 900 रुपये आ गया। ये मेरा 900, ये मेरा अलग कराने का तरीका है। आपने अप्लाइड करके भी निकाल सकते हो, आप शेयर अप्लाइड करके भी निकाल सकते हो, पर मैं डिफरेंट तरीके से निकाल रहा हूँ। तो देखिए आपका 900 रुपये जो ऑप्शन है, आपका सवाल में जो 900 रुपये ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी में है। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी, ₹900, ₹900। देखिए आप ये भी नोट करिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर 200 शेयर फॉरफिट अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय। अब ये देखिए, अब मैं यहां पर दोबारा से चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर मैं 10 रुपए की 2 रुपए की इमेज बना रहा हूं। 3 3 प्लस 2 2, और ये 2 तो अभी मंगाए नहीं। अब आप ये देखिए, इसमें मुझे 250 मिस्टर ब्लैक के शेयर आपने फॉरफिट किए और मुझे ये बताना है कि 200 शेयर हमने ब्लैक को दिए थे, तो इसका शेयर फॉरफिट में कितना आ रहा है। आप ये देखिए, मैं फिर एंट्री लिख रहा हूँ। ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैंने आपको बैठ जाया, मैंने आपको ये बोला कि आप पहले यहाँ पर कॉल्ड अप निकाल लीजिए। सर कॉल्ड अप कितना आएगा? कॉल्ड अप आएगा आपका 3 3 6 2 8, 10 माइनस 2 8। अब यहाँ पर आप एसपीआर लिखेंगे, आप एसपीआर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, एसपीआर 2 रुपये आएगा, आप इतना नोट कर लीजिए। अब आप अपनी जनरल एंट्री बनाइए। मैंने यहाँ लिखा शेयर कैपिटल एसपीआर 2, मुझे अमाउंट क्या निकालना है, मुझे ये वाला अमाउंट निकालना है। शेयर फॉरफीचर 2 कॉल्स इन एरियर। अब देखिए यहाँ पर 200 इंटू 8 1600 आ गया। फिर मैंने बोला यहाँ पर, अब आपने लिखा 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 लिखते ही आपका हाथ रुक जाना चाहिए। आपका हाथ रुक जाना चाहिए। क्यों रुक जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कॉल्स इन एरियर था वो 100 अलॉटमेंट के टाइम पे था, प्लस 100 आपका अलॉटमेंट के टाइम पे था, 100 आपका अलॉटमेंट के टाइम पे था, और 400 आपका 100 आपका अलॉटमेंट के टाइम पे था, और 400 आपका फर्स्ट कॉल पे था। आप इसे नोट, इधर देखिए बेटा, आप स्क्रीन की तरफ देखिए। आप, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। जो आपका कॉल्स इन एरियर था, यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आपका कॉल्स इन एरियर था वो आपका कितना था? 100 प्लस 400। 100 जो था वो अलॉटमेंट पे था, और 400 रुपये आपका फर्स्ट कॉल पे था। अभी जिस चीज़ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, ये चीज़ आ गई। जैसे मैंने यहाँ एसपीआर लिखा 400, यहाँ मैंने, हमारे को आदत पड़ी है यहाँ 400 लिखने की, पर आप ये देखिए, अभी मैंने 2 मिनट पहले डिस्कस किया, आप इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर करिए। आप इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर करिए। अलॉटमेंट पे जो कॉल्स इन एरियर था वो आपका 100 रुपये था, जबकि एसपीआर ड्यू जो था वो 400 रुपये था। इसका मतलब ये है कि आपको जब कॉल्स इन एरियर 100 रुपये है, इसका मतलब ये है कि 300 रुपये आपको एसपीआर के मिल चुके थे, और जो एसपीआर का पैसा मिल चुका था वो गंगा में हड्डियां गई, वो वापस नहीं आएंगी, वो सिर्फ 5 पर्पज़ के लिए वापस आती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बच्चों गलती कर देते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अब आप 400 रुपये प्रीमियम कैंसिल नहीं करोगे। यहाँ पर जो आप प्रीमियम कैंसिल करोगे वो कितना करोगे, वो कितना कैंसिल करोगे? सर 100 रुपीज़ कैंसिल करूँगा, 100 रुपीज़ में कैंसिल करूँगा, 100 रुपीज़ में कैंसिल करूँगा। तो आप ये देखिए आपकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 1700। 1700 में से 500 गए तो मेरे कितने आ गए? 17 में से 500 गए तो मेरे कितने आ गए? 1200 रुपये मेरे 1200 रुपये मेरे शेयर फॉरफिट में आ गए। आप ये चेक करिए कि क्या 1200 रुपये इस ऑप्शन के अंदर आंसर है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
आप एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाऊंगा। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल मेरे से पूछा गया, एट द अमाउंट बी ट्रांसफर द कैपिटल रिजर्व, कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। तो देखिए अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व निकाल रहा हूं, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो देखिए अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व क्या होगा, आपने कितने कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 250 शेयर फॉरफिट किए थे किसके, वाइट के, 200 शेयर फॉरफिट किए थे आपने ब्लैक के। टोटल आपने कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 450। और सवाल में ये लिखा गया, आउट ऑफ द फॉरफिट 400 शेयर वर रीइश्यू इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ वाइट। अगर सारे शेयर वाइट के हैं और आपने टोटल शेयर जो आपने 400 रीइश्यू किए हैं, 400 अगर आपने टोटल रीइश्यू किए और 250 शेयर वाइट के हैं, सारे शेयर वाइट के हैं, तो मतलब ब्लैक के कितने हो गए सर, ब्लैक के हो गए आपके 150। अब आप कैपिटल रिजर्व निकालना चाहते हैं, हाँ सर निकालना चाहते हैं। आपने यहाँ पर जब आपने 250 शेयर फॉरफिट किए तो आप इसका पूरा शेयर फॉरफिट उठा लीजिए जो आपने निकाल रखा है, आपने पूरा शेयर फॉरफिट उठाना है। कितना उठाना है ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 900 रुपये। 150 शेयर आपने वाइट के और आपने इसका फॉरफिट निकाल रखा है, 1200 रुपये। कितने शेयरों पे लिया था आपने, 200 शेयरों पे। तो आपने इसके कितने शेयर रीइश्यू किए हैं, इसके आपने रीइश्यू किए हैं 150 शेयर। देखिए ये अब माइनस, अब आप ये देखेंगे क्या आपने रीइश्यू के टाइम पे कोई शेयर फॉरफिट डेबिट किया या नहीं करा। तो यहां पर बच्चों देखिए आपने कितने का शेयर इशू करा है, 10 रुपये का शेयर इशू करा है। यहां पर भी मैं आपको एक नई बात बताऊंगा आपको, देखिए आपको यहां बताऊंगा। आप इधर देखिए मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने ये जो 400 शेयर 400 शेयर जो इशू करे वो मैंने 10 रुपये के हिसाब से करे, ये आ गया मेरा 4000। अब सवाल यहां आया कि यहां पर शेयर कैपिटल, अगर मैं यहां पर एक सवाल और जोड़ना चाहूं कि एट द टाइम ऑफ रीइश्यू आपका शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, तो यहां पर जो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा वो 400 इंटू 8 रुपये से होगा। 400 इंटू, अगर मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा एनहांस कर दूं तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि एट द टाइम ऑफ रीइश्यू व्हाट अमाउंट क्रेडिटेड इन द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप कहोगे सर ये 10 रुपये से क्यों नहीं करा, बेटा ये इसलिए नहीं करा कि आपको पता है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपने जो 2 रुपये होल्ड करके रखे हुए हैं जो हमने लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाने हैं, तो यहां पर जो पेडअप होगा वो कितना होगा, 32 रुपये। और एक बात और सुन लो, एक और चीज तरीका बताता हूं मैं आपको पता है कि जब सवाल के अंदर पेडअप वैल्यू नहीं दी होती तो आपकी कॉल्डअप ही पेडअप हो जाती है। तो वो भी देखिए 8 रुपये था, तो यहां पर आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, SPR आ जाएगा 800 रुपये। तो आपने ये देखिए आपने इस वक्त क्या किया, आपने इस वक्त फॉर फ्यूचर को यूज़ नहीं करा, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट कर दिया निल। तो मेरा अमाउंट आ गया 900 प्लस 900 माइनस निल, आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 1800 रुपये। मेरा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आप ऑप्शन में चेक करिए कि क्या 1800 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व है। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस इज द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। आपको बेटा ये पता है कि जब हमारे शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाता है। सर एक बार आप इसे वेरीफाई करके बता दीजिए, बताइए कैसे निल आ गया। आपने तो मूंजबानी निकाल दिया, आपने कैसे निल कर दिया। तो आप ये देखिए बच्चों, जब मैं जर्नल एंट्री बनाता हूँ शेयर फॉरफिट की, तो मैं यहाँ लिखता हूँ शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अगर है तो SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर। और जो आपने बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल जो आपने कर रखा है, वहां पर आपने कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर रखा था। जब आप शेयर फॉरफिट करते हो तो आप इस अकाउंट के पूरे अमाउंट को यहां पर क्या कर देते हो, टू कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट जो आपका कॉल्स इन एरियर हुआ है और क्रेडिट आपस में
कट गए तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर के टाइम पे कॉल सिनेरियो आपका 0 हो जाता है। तो देखिए इसके साथ मेरा ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले वीडियो के अंदर मैं केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ, एक बार घर पे जाकर इस सवाल को दोबारा करिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को बेटा बताना कि आपको ये सवाल कैसा लगा। मुझे तो इस सवाल में किक लगी, आपको लगी कि नहीं लगी मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। थैंक यू बेटा।